India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। वाराणसी कोर्ट के ज्ञानवापी सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 28 जुलाई को आएगा फैसला। मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली है याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर लगाई है अंतरिम रोक। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गोपाल कांडा बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष सभी आरोपों को साबित नहीं कर सका। सुसाइड नोट के आधार पर दोष साबित करना गलत। फोन टैपिंग मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। कहा मनमाना फोन टैपिंग आदेश निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन। राज्य ने नहीं दिया टैपिंग का लिखित आदेश। संदेशों और रिकॉर्डिंग को नष्ट करने का आदेश। और मासिक धर्म स्वच्छता नीति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब किया तलब। अदालत ने दिया था मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। जिला जज वाराणसी के ज्ञानवापी सर्वे पर आदेश को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई थी और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की मोहलत दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। उधर जिला जज वाराणसी के 21 जुलाई के आदेश को लेकर श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की मुख्य वादिनी राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की गई। कैविएट का मकसद है कि अगर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट में जिला जज के फैसले को चुनौती दे तो बगैर उन्हें सुने हाईकोर्ट फैसला न सुनाए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद समेत 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत में लंबित सिविल वाद की पोषणीयता और सर्वे कराने के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचियों की तरफ से बहस की गई थी कि पूजा स्थल कानून 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। वाराणसी की अदालत के आदेश और सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने सवाल पूछा कि जब सर्वे पर हाईकोर्ट का स्थगनादेश था तो वाराणसी कोर्ट ने फिर से सर्वे का आदेश कैसे दे दिया। मंदिर पक्ष की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने सर्वे के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई थी, केस की सुनवाई पर रोक नहीं थी। नई अर्जी की सुनवाई कर जिला अदालत ने फैसला दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में 28 अगस्त को फैसला आएगा। याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू न करने का निर्देश दिया, जिससे मस्जिद समिति को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय मिल सके। शीर्ष अदालत का 24 जुलाई का आदेश प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 26 जुलाई को अंतरिम आदेश समाप्त होने से पहले मस्जिद की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए पारित किया था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा किए गए एक तत्काल उल्लेख पर सुनवाई के दौरान पीठ ने
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से दिए गए एक बयान पर भी ध्यान दिया कि वो कम से कम एक सप्ताह तक ज्ञानवापी स्थल की कोई खुदाई करने की योजना नहीं बना रहे। हालांकि वाराणसी जिला कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए ऐसी खुदाई की अनुमति दी थी कि क्या 16वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एएसआई के रुख के बारे में सूचित किया जब ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। ये उल्लेख वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले के संबंध में किया गया था, जिसमें 4 हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन की अनुमति दी गई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वजू खाना को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति बनाने की याचिका पर 31 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में कक्षा 6 से 12वीं तक की लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड और सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आवासीय स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय के प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति बनाने की याचिका पर 31 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 अगस्त 2023 तक अपनी संबंधित मासिक धर्म स्वच्छता नीतियों के संबंध में केंद्र सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने ये निर्देश देश में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता की मांग करने वाली याचिका पर पारित किया। इससे पहले अदालत ने केंद्र सरकार को मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया था और कहा था कि नीति को कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन और स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान तंत्र को सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी मासिक धर्म स्वच्छता नीतियां संघ को भेजने का निर्देश दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र को केवल 4 राज्यों अर्थात दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने अदालत से अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी जल्द ही अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए कहा, हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 अगस्त 2023 तक मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हैं। इस आदेश की एक प्रति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस अदालत को कानून का सहारा लेना होगा। मामले को नवंबर के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें। खंडपीठ उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें भारत संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य बातों के अलावा कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड और सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आवासीय स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय के प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका के अनुसार अपर्याप्त मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन विकल्प शिक्षा के लिए बड़ी बाधा है। कई लड़कियां स्वच्छता सुविधाओं, मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच की कमी और मासिक धर्म से जुड़े कलंक के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। याचिका में न केवल स्कूल में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और शौचालय की मांग की गई, बल्कि 3 चरणीय जागरूकता कार्यक्रम की भी मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज। उधर दिल्ली के चर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एक अन्य आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका। दरअसल गोपाल कांडा के एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। गीतिका ने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। साल 2012 में बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी हरियाणा के सिरसा से पूर्व विधायक गोपाल कांडा और मैनेजर अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया है।
इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगभग 11 साल बाद फैसला सुनाया है। Faced a lot of problems for all of 11 years. He has done nothing. The trial he has faced for 11 years together. So very miserable. कांडा साहब आप कुछ कहेंगे? And we were hopeful for the trial court and we got acquitted. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष सभी आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। स्पेशल जज विकास ढुल ने इन दोनों को बरी करते हुए दिए गए अपने फैसले में कहा कि मृतक गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट के आधार पर गोपाल कांडा को सुसाइड के लिए उकसाने का दोषी साबित नहीं किया जा सकता। सुसाइड नोट में सिर्फ आरोपी का नाम भर होने से ये साबित नहीं हो जाता है कि उसने ही सुसाइड के लिए उकसाया। इतना ही नहीं, मृतका ने गोपाल कांडा को खराब इंसान के तौर पर अपना नजरिया जरूर पेश किया, लेकिन उसने अपने सुसाइड नोट में ऐसे किसी घटना का जिक्र नहीं किया जिससे पता चल सके कि उसने गीतिका के साथ धोखा या विश्वासघात किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गोपाल कांडा और मृतका गीतिका शर्मा के बीच संबंध दोस्ताना थे और वो कई बार बाहर भी घूमने गए। गोपाल कांडा ने गीतिका को फायदा भी पहुंचाया। कोर्ट ने कहा गीतिका की मौत से पहले 7-8 महीनों तक उन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। इतना ही नहीं, मामले में सह आरोपी अरुणा चड्डा के साथ भी 1 महीने पहले तक कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे में पुलिस का ये आरोप सही नहीं है कि दोनों आरोपियों द्वारा ऐसे हालात बनाए गए जिसकी वजह से गीतिका को सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा और उसने आत्महत्या कर ली। दरअसल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 2013 में गीतिका शर्मा की आत्महत्या में बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, आत्महत्या के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाना, सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेज के जरिए धोखा देने के तहत आरोप तय किया था। गोपाल कांडा ने आईपीसी की धारा 306, 376, 377, 201, 468, 471 के तहत तय आरोपों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के आरोप वाली आईपीसी की धारा 376 और 377 की धाराएं हटा दी थी। इसके बाद बची हुई धाराओं में तय किए गए आरोपों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुनाया। इसके बाद बची हुई धाराओं में तय किए गए पर राउज एवेन्यू सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुनाया। 5 अगस्त 2012 को 23 साल की गीतिका ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के में पंखे से लटक हत्या कर ली थी। गीतिका के पास से पुलिस ने एक 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें लिखा था कि गोपाल का और उसका एक कर्मचारी उत्पीड़न कर रहा है, इसीलिए वो आत्महत्या कर रही है। आगे सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से बेशर्म इंसान नहीं देखा, वो हमेशा झूठ बोलता है। गीतिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि गोपाल का फ्रॉड है और हमेशा लड़कियों के प्रति गलत नजर रखता है। उसकी आदत लड़कियों को प्रताड़ित करने की है, वो हमेशा लड़कियों की ताक में रहता है। गोपाल कांडा के अलावा अपने सूस में गीतिका ने कंपनी मैनेजर अरुणा चड्डा को भी जिम्मेदार ठहराया था। 18 महीने जेल में रहने के बाद 2014 में कांडा को जमानत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और इसीलिए मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसने अपीलकर्ता भीमराव बसवंत राव पाटिल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग करने वाले एक आवेदन को खारिज कर दिया था। उनके खिलाफ कुछ लंबित मामलों का खुलासा नहीं करने को लेकर चुनाव याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि चुनाव याचिका में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 11 के तहत खारिज किया जा सकता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 326 में व्यक्त किया गया, जो अधिनियमित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो तय की गई तारीख पर 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है और इस संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अगर गैर
मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं है, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि लोकतंत्र संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, लेकिन विडंबना यह है कि वोट देने के अधिकार को अभी भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने पिछली सजाओं के आरोपों से इनकार नहीं किया, लेकिन तर्क दिया कि आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अधिनियम की धारा 33A के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि धारा 8 निर्वाचित उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए है जब उन्हें विशिष्ट अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी मेघाला द्वारा सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कार्रवाई को बंद कर दिया है। जस्टिस निशा बानू और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ ने यह देखने के बाद मामले को बंद करने का फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपीलों में मामला पहले ही समझ लिया गया था। पीठ ने 4 जुलाई को खंडित फैसला सुनाया था और जस्टिस बानू ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पुलिस हिरासत मांगने की शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। इस राय से अलग जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने माना था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और ईडी आरोपी के पुलिस हिरासत की हकदार है। इसके बाद मामला जस्टिस सीबी कार्तिकेयन के पास भेजा गया, जिन्होंने जस्टिस चक्रवर्ती के विचार का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि केंद्रीय एजेंसी कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बालाजी की हिरासत मांगने की हकदार है। जस्टिस कार्तिकेयन ने कहा कि हालांकि ईडी को अधिनियम के तहत विशेष रूप से पुलिस की शक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी आगे की जांच के लिए हिरासत में ले सकती है। हिरासत में पूछताछ की अवधि पर विचार करते समय उपचार की अवधि को बाहर करने के ईडी के आवेदन के संबंध में जस्टिस कार्तिकेयन हालांकि जस्टिस चक्रवर्ती के विचार से सहमत थे कि इस तरह के बहिष्कार की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने हिरासत की पहली तारीख पर निर्णय लेने के लिए मामले को डिवीजन बेंच को वापस भेज दिया था। आज जब मामले की सुनवाई खंडपीठ ने की तो जस्टिस बानू ने स्पष्ट कर दिया कि वो 4 जुलाई के अपने फैसले पर कायम है और इसलिए कोई सुनवाई नहीं करेंगे। जस्टिस बानू ने कहा कि वो हिरासत की पहली तारीख के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने फैसले पर कायम हैं। इस प्रकार उन्होंने सुझाव दिया कि मामले को बंद किया जा सकता है और हिरासत की पहली तारीख से संबंधित मुद्दे का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। जस्टिस भरत चक्रवर्ती इससे सहमत थे। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस तीर्थंकर घोष ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती कैश फॉर जॉब घोटाले के संबंध में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के खुद को अलग कर लिया है। यह घटनाक्रम ईडी की ओर से उनकी अदालत में मामले की सुनवाई पर आपत्ति जताने के बाद आया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल के निर्देश का हवाला दिया, जिसके आधार पर भर्ती घोटाले से संबंधित मामला जस्टिस अमृता सिंह की एकल पीठ को फिर से सौंपा गया। एएसजी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा पारित 1 मई के असाइनमेंट आदेश का भी हवाला दिया। हालांकि बनर्जी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने इस तर्क का विरोध किया क्योंकि मामला रोस्टर के अनुसार नियमित पीठ के समक्ष आया है। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि मामले के रिकॉर्ड चीफ जस्टिस के समक्ष रखे जाएं। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने यह भी दलील दी है कि ईडी ने पहले इस तरह की आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जब सह अभियुक्त माणिक भट्टाचार्य और सुजय कृष्ण भद्र की जमानत याचिकाएं दायर की गईं। उन्होंने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने ही बनर्जी को दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि चूंकि पहले से ही असाइनमेंट आदेश मौजूद है, इसलिए कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका मामले को चीफ जस्टिस के विचार के लिए जारी करना होगा, जो ये निर्धारित करेंगे कि क्या इसकी सुनवाई मामले की सुनवाई के लिए नामित विशेष पीठ द्वारा ही की जाएगी या नियमित पीठ द्वारा की जाएगी, जो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदकों को सुनने के लिए दृढ़ है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने पहले सीबीआई और ईडी को इस मुद्दे पर जांच को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक भर्ती घोटाले में लाभार्थियों की सूची रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था। उधर राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा पारित 3 फोन टैपिंग आदेशों को रद्द करते हुए कहा था कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना निगरानी किसी व्यक्ति की निजता के मौलिक अधिकार का हनन होगी। न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम निजता के अधिकार के मनमाने उल्लंघन को रोकने के लिए प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। राज्य गृह मंत्रालय ने 2020 और 21 में याचिकाकर्ता समेत रिश्वत मामले में आरोपियों के मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट करने के लिए 3 आदेश पारित किए थे।
राज्य के अधिकारियों ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत फोन टैपिंग को उचित ठहराया। आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता एक लोक सेवक को रिश्वत देने में शामिल था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फोन टैपिंग के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता ने अवरोधन आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि राज्य द्वारा उनके मोबाइल फोन को निगरानी में रखने से उनकी निजता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। आदेश में कहा गया कि अधिकारी टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 की आवश्यकता के अनुरूप किसी भी कारण को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहे, इसलिए विवादित आदेश मनमाना है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए अगर अनुमति दी गई तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन होगा, इसलिए सभी 3 फोन टैपिंग आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। अधिकारियों को टैप किए गए संदेशों और रिकॉर्डिंग को नष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। इससे यह भी स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन से इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को लंबित आपराधिक कार्रवाई में नहीं माना जाएगा। और चलिए अब आपको फोन टैपिंग पर ज्यादा जानकारी देते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति बगैर इजाजत के किसी की फोन पर हो रही बातचीत सुनता है या फिर उसे रिकॉर्ड करता है तो उसे फोन टैपिंग कहते हैं। कानूनन ये गलत होता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार के लिए ये करना गैर कानूनी है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। आपके फोन कॉल्स को सरकार भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। हालांकि सरकार को फोन टैप करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं। एक निश्चित प्रक्रिया के चलते सरकार एक विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकती है। आपका फोन कोई टैप करता है तो इससे आपके एक अधिकार का उल्लंघन होता है। यह अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। इसके तहत कोई भी व्यक्ति आपके निजी वार्तालाप को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के मुताबिक सरकार को केवल कुछ ही परिस्थितियों में फोन टैप करने की इजाजत है। फोन टैपिंग पर पूरी जानकारी देंगे हमारे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। टेक्नोलॉजी ने कई पहलू में हमारी जिंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन इस दौर में अपनी प्राइवेसी को सिक्योर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। आज हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी इन फोन इंटरसेप्शन के बारे में। इंटरसेप्शन यानी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो फाइनल रेसिपिएंट तक पहुंचने से पहले किसी और तक पहुंच जाती है। इसको हम फोन टैपिंग भी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में मेंशन करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और स्टेट का ऑब्लिगेशन उसको प्रोटेक्ट करना है। टेलीफोन टैपिंग या वायर टैपिंग इन राइट्स का वायलेशन है। इंडिया में फोन टैपिंग सिर्फ रेलेवेंट डिपार्टमेंट के परमिशन के साथ ही करी जा सकती है और अनऑथराइज्ड एक्शंस इलीगल होते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर राइट है टेलीफोन्स इंटरसेप्ट करने के लिए। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में एक PIL फाइल करी गई थी इस सेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फोन टैपिंग वायलेटिव है टू एन एक्सटेंट जहां प्रॉपर सेफगार्ड्स और लीगल प्रोसेस के साथ करा हो। तो पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट को कंस्ट्रेंट कर दिया गया था और कहा गया था कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस जैसे इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा में ही यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। India Legal presents Courts Roundup.